नमस्कार मेरे प्यारे साथी, मैं विकास सिंह। आज हम लोग, क्योंकि पिछली क्लास में हमने आंग्ल मैसूर युद्ध को क्लियर किया हुआ था और पूरा हमने बताया था किस प्रकार से टीपू सुल्तान के साथ साथ किस प्रकार से हैदर अली की मृत्यु हुई और टीपू सुल्तान जैसा महान शासक वो जो है युद्ध के मैदान में हार जाता है। ठीक है, और युद्ध के मैदान में ही पहली बार किसी राजा की ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा हत्या की जाती है। आज का जो टॉपिक है वो बड़ा महत्वपूर्ण है। जैसा थंबनेल में आप लोगों ने देखा होगा कि आज जो टॉपिक है वो है आंग्ल मराठा युद्ध। मराठा किस प्रकार से युद्ध में पराजित हो जाते हैं, किस प्रकार से मराठा संघ का अंत हो जाता है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं। देखिए, शिवाजी, जब मराठा साम्राज्य की शुरुआत होगी, शिवाजी को मैं स्पेशली आपको मेडुअल में पढ़ाऊंगा। शिवाजी के बाद कितने वंशज वहां आए थे, संभाजी का क्या रोल रहा, वो सब, राजा राम का क्या रोल रहा, राजा राम की पत्नी का क्या रोल रहा, ताराबाई जिनका, ये सब हम लोग बाद में पढ़ेंगे। अभी हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो स्पेशली केवल आंग्ल मराठा युद्ध के बारे में पढ़ेंगे। जो है आज जो है ये बड़ा महत्वपूर्ण होने वाला है, खास तौर पे क्योंकि ये जो क्लास है ये आपके एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे ही जाते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, मैंने आपको बताया था आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें हम चर्चा कर रहे थे लॉर्ड बेलेजली की। ठीक है, लॉर्ड बेलेजली की चर्चा कर रहे थे और लॉर्ड बेलेजली जो है कि कितना बढ़िया आपका गवर्नर जनरल है, कितना बढ़िया काम करता है, इसको हमको देखना है। मैं शुरुआत में ही आपको बताता हूं कि जब भी आप कोई चीज करिए तो आपको क्या, एक फॉर्मूला मैंने शुरुआत से क्लास से ही एक चीज रखी हुई है, आवश्यकता क्या है, आविष्कार की जननी है। आवश्यकता क्या है, आविष्कार की जननी है, यानी टी का मतलब क्या है, पॉलिसी। ठीक है, पॉलिसी इक्वल टू प्रियोरिटी, हमेशा ध्यान रखिएगा, पॉलिसी इक्वल टू प्रियोरिटी। इसका मतलब क्या है, लॉर्ड बेलेजली की आवश्यकता क्या है, उसी आवश्यकता के अनुसार वह अपनी नीति को बनाने का प्रयास करे। लॉर्ड बेलेजली को पहले यह प्रश्न आया कि क्यों इसको चुना गया, ठीक ना, आखिर इसको चुना क्यों गया, भाई इसको क्यों भाई भेजा गया यहाँ पर कि तुम जाओ। तो याद रखिएगा, जब लॉर्ड बेलेजली आता है, इसका कार्यकाल याद रखिएगा, इसका कार्यकाल 1798 से लेकर के चलता है 1805 ईस्वी तक, ये भी ध्यान रखिएगा। लॉर्ड बेलेजली जब आता है तो इसको क्यों भेजा गया था, तो ये सबसे खास बात है। उस समय फ्रांस में एक शासक निकल के आता है जिसे बोलते हैं नेपोलियन। ठीक है, चर्चा मैं पिछली क्लास में भी किया था, आज फिर से कर रहा हूं। नेपोलियन जो था बड़ा महान शासक था। ठीक, ये इसने और बड़ा ताकतवर शासक था। इसने कसम खाई कि जब तक मैं ब्रिटेन के साम्राज्य को पूरी दुनिया से खत्म नहीं कर देता हूं तब तक मैं चैन से नहीं बैठूंगा। इसके इतना खूंखार शासक था ये नेपोलियन। नेपोलियन की डर की वजह से भारत पर एक ऐसे गवर्नर जनरल की आवश्यकता थी जो ईस्ट इंडिया कंपनी को बचा के रख सके। ध्यान रखना, नेपोलियन का डर इतना ज्यादा है कि इसको डर की वजह से किसी ऐसे गवर्नर जनरल की तलाश कर रहा है। ब्रिटिश साम्राज्य या ब्रिटिश का जो वहां ईस्ट इंडिया कंपनी है, वह चाहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति आए जो बिना अतिरिक्त पैसा भी खर्च किए और साथ ही साथ नेपोलियन के खतरे से भी बचा ले सके। ठीक, तो अब देखिए ईस्ट इंडिया कंपनी कहां निवास करती है। ईस्ट इंडिया कंपनी का कब्जा किस पे भैया, भारत पर कब्जा है। अब भारत पर खतरा किससे मंडरा रहा है, खतरा भारत को नहीं है, वास्तव में खतरा नेपोलियन को, किससे, ब्रिटिश को। ठीक ना, ब्रिटिश को नेपोलियन से खतरा है, लेकिन ब्रिटिश ही भारत पर गुलाम बना करके रखे हैं, तो उनको डर इस बात का है कि कहीं नेपोलियन भारत की तरफ ना आ जाए। इसीलिए इसकी पहली पॉलिसी होगी, इसकी पहली नीति है क्या, आवश्यकता है नेपोलियन से भारत को सुरक्षित रखना। ठीक है, पहली आवश्यकता क्या है कि नेपोलियन के डर से भारत को सुरक्षित रखना। तो इसकी पॉलिसी किस प्रकार से, क्या क्या पॉलिसी बनाएगा, ये पॉलिसी देखने लायक होगी इसकी। ठीक है, इसकी पॉलिसी आपको क्या बनेगी, सबसे पहले याद रखिएगा, इसने सबसे पहले शुरू किया क्या, सहायक संधि। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखिएगा, सहायक संधि ट्रीटी करना शुरू किया कि भैया हम तुमको सहायता देंगे। क्या है अभी डिस्कस करने वाले आगे चल करके। सहायक संधि के साथ साथ दूसरा इसने क्या किया भैया, दूसरा काम इसने किया क्या, तो याद रखिएगा, मैसूर को खत्म कर दिया, यानी मैसूर को अपने में मिला लिया। ये भी ध्यान रखिएगा, मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया टीपू सुल्तान की हत्या करके। ध्यान रखना, मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया, दूसरा काम। तीसरा काम इसने क्या किया भैया, मराठों को अपंग बना दिया। ठीक ना, तीसरा काम क्या किया, मराठों को अपंग बनाने का काम किया। अभी देखिएगा क्या है, किस प्रकार से कहानी घटेगी, ये सब कुछ आपको बताने वाला। ठीक,
तो इसने 3 बेहतर काम किया। पहला तो ये सहायक संधि पॉलिसी लेकर के आया, दूसरा काम किया मैसूर को अपने राज्य में मिला लिया यानी ईस्ट इंडिया कंपनी का भाग बना लिया, और तीसरा मराठों को अपंग बना दिया। किस तरीके से? आवश्यकता क्या है भैया? नेपोलियन से सुरक्षा। हमेशा जब आवश्यकता को आप ध्यान रखते हुए पढ़ाई करोगे तो आपको पता चलेगी कि आवश्यकता किस चीज की है। तो सहायक संधि सबसे पहला किस पे आता है भैया? सहायक संधि। तो याद रखिएगा जो सहायक संधि है, ये सहायक संधि में क्या क्या बातें थी, किस प्रकार की संधियां हुआ करती थी, ये महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। सहायक संधि याद रखिएगा, ये 3 टाइप के थे, इसमें 3 तरीके के अपनाया गया था। पहला याद रखिएगा, पहला है बातचीत के माध्यम से, कल भी बताया था, थोड़ा सा और देख लीजिएगा, बातचीत के माध्यम से। ठीक, पहला काम किया बातचीत के माध्यम से। दूसरा इसने क्या किया भैया? डायरेक्टली वार के माध्यम से। भैया डायरेक्ट हम क्या करेंगे, नहीं मानोगे तो डायरेक्टली वार कर देंगे। तीसरा याद रखिएगा, तीसरा काम क्या किया भैया? तीसरा जो पेंशनधारी थे, ठीक ना, पेंशनधारी राजा हुआ करते थे उनको समाप्त कर दिया गया। पेंशनधारी राजा के राज्य को छीन लिया गया। ठीक, राज्य को छीन लिया गया, ये याद रखिएगा, छीन लेना। अब ये सब कर क्यों रहा है? ताकि पूर्ण रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी का पूर्ण रूप से नियंत्रण भारत पर हो सके। किसी दूसरे के हाथ में सत्ता देकर के वो रिस्क नहीं लेना चाहते थे, इसीलिए इसने सहायक संधि को जन्म दिया, ताकि क्या हो कि भारत के जितने भी राजा हैं, भारत के जितने भी स्टेट हैं, वो सभी स्टेट किसी भी तरीके से नेपोलियन तक ना पहुंच सके। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, ये किसी भी तरीके से नेपोलियन तक ना पहुंच सके, इसीलिए इसने सहायक संधि को लागू किया था। ठीक, बातचीत के माध्यम से, डायरेक्टली वार के माध्यम से, और पेंशनधारी राजा के राज्य को छीन लेने के माध्यम से। 3 तरीके से जब इसने बताया, इसमें सबसे पहले आपके कौन आते हैं? हैदराबाद। कल भी चर्चा किया था, आज फिर चर्चा कर दे रहा हूं। हैदराबाद, हैदराबाद के बाद तंजौर, तंजौर के बाद मैसूर, हैदराबाद, तंजौर, मैसूर, मैसूर के बाद अवध, अवध के बाद भोसले, ठीक, भोसले के बाद आपको सिंधिया। ठीक, सिंधिया, ये सभी राज्य जो थे ये तो बातचीत के माध्यम से आ गए, लेकिन डायरेक्टली वार के माध्यम से कौन आया भैया? डायरेक्टली वार के माध्यम से मैसूर। ठीक है, बातचीत बाद में होती है, मैसूर से डायरेक्ट वार किया गया, ये भी याद रखिएगा, जिसमें टीपू सुल्तान को आखिर में जाकर के मार दिया जाता है। ठीक, तो पेंशनधारी याद रखिएगा, ये सारी चीजें, ये इसके 3 तरीके थे सहायक संधि के। अब इसका परिणाम क्या होगा? परिणाम ये है कि सारे के सारे, अब इस संधि में होता क्या था, ठीक ना, ये संधि किस प्रकार से, यानी इसमें शर्तें क्या थी? शर्तों का मतलब ये हो गया कि भाई बातचीत हो रही तो क्या क्या शर्त होंगे सहायक संधि में। ठीक, तो शर्तें याद रखिएगा, कंडीशंस, क्या बोलते हो भैया? शर्तें यानी कंडीशंस। कंडीशन में याद रखिएगा सबसे पहला कि तुम्हारी विदेश नीति खत्म हो जाएगी, पहली याद रखिएगा, विदेश नीति खत्म। किसके? राजा को, यानी किसी भी राजा को किसी भी दूसरे स्टेट से, किसी भी दूसरे स्टेट के साथ साथ याद रखिएगा किसी भी दूसरे राजा से या किसी दूसरे देश से बातचीत करने के लिए पूर्ण रूप से मनाही कर दिया गया। भैया तुम बातचीत किसी प्रकार से नहीं कर सकते हो। दूसरा इसमें क्या था भैया? दूसरी कंडीशन याद रखिएगा, विदेश नीति खत्म हो गई। दूसरा भैया, ब्रिटिश रेजिस्टमेंट रखना स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक, ब्रिटिश रेजिस्टमेंट यानी सेना की बात किया जा रहा है, ब्रिटिश रेजिस्टमेंट स्वीकार करना पड़ेगा, ये दूसरी कंडीशन थी, ध्यान रखिएगा। ठीक, ये दूसरी इसकी कंडीशन थी कि ब्रिटिश रेजिस्टमेंट आपको स्वीकार करना ही करना है। इसकी या कहां पर ये होंगे भैया? ये होंगे ब्रिटिश दरबार में। ठीक है, राजा के दरबार में, याद रखिएगा जो राजा हैं वो राजा के दरबार में ब्रिटिश रेजिस्टमेंट होगा। ठीक, यानी कहने का मतलब क्या है भैया कि ये कहना क्या चाहते हैं कि राजा में जो मंत्री वगैरह थे सॉरी, राजा के जो मंत्री वगैरह थे, मंत्री वगैरह भी कोई मंत्री होगा नहीं, ये सब किसके संरक्षण में होंगे भैया? सब ब्रिटिश रेजिस्टमेंट। अब ब्रिटेन ही यानी ईस्ट इंडिया कंपनी ही तय करेगा कि कौन राजा के दरबार में रहेगा और कौन नहीं रहेगा। तीसरा कंडीशन ये थे भैया, अब सेना भी कैसी होगी? सेना भी ब्रिटेन की होगी। ठीक ना, सेना भी कैसी होगी भैया? ब्रिटिश ही होंगे। याद रखिएगा, राजा की सारी कंडीशन खत्म। कहने का मतलब स्वतंत्रता छीन ली गई, विदेश नीति यानी तुम बात करने के लिए नहीं छोड़े गए। दूसरा, तुम्हारे अनुसार कोई मंत्रिमंडल नहीं होगा, सारा मंत्रिमंडल कौन तय कर रहा है भैया? ब्रिटिश वाले ही। और तीसरा, सेना भी तुम्हारी खुद की नहीं होगी, तो तुम युद्ध किसके बल पे लड़ोगे? यानी 3 ही तो मुख्य होते हैं। अगर किसी स्टेट को देख लिया जाए तो किसी स्टेट का 3 ही महत्वपूर्ण होता है। एक तो आपकी सेना,
स्टेट हो या देश हो, सेना आपकी खुद की होनी चाहिए, आपकी सेना भी छीन ली गई। दूसरी आपकी खुद की विदेश नीति होनी चाहिए, जैसे भारत है, भारत की अपनी स्वतंत्र विदेश नीति है। जयशंकर प्रसाद जी जाते हैं अपने स्वतंत्र रूप से जो चाहते हैं वो बोल करके आते हैं, लेकिन यही जयशंकर प्रसाद को अगर भारत में क्या किया जाए, कोई दूसरा देश या अमेरिका या कोई भी ले लो, अमेरिका अगर इसको अपने अनुसार चलाना चाहे तो क्या ये स्वतंत्र रूप से बोल पाएंगे? यानी हमारा स्वतंत्रता खत्म हो जाएगी। ठीक है, तो याद रखिएगा सेना भी किसकी? ब्रिटेन की। ब्रिटिश में जो राजा के दरबार में जो मंत्री हुआ करते थे वो भी कौन? ब्रिटिश। ठीक, विदेश नीति जो है राजा बातचीत कैसे करता जो करता था वो भी कौन करेगा भैया? किसके माध्यम से होगी? ब्रिटिश के माध्यम से। यानी कहने का मतलब पूरा का पूरा दरबार और दरबार के साथ साथ राजा का पूरा दिमाग और पूरी की पूरी स्वतंत्रता इसने खत्म कर दिया। यानी जो लोग भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर किए उनको ये 3 शर्तें मानने के लिए बाध्य कर दिया गया। ये काम किया किसने भैया? ये काम किया लॉर्ड वेल्लेसली ने। इससे हुआ क्या? इसका परिणाम क्या निकला भैया? इसका परिणाम ये हुआ, याद रखिएगा परिणाम बहुत महत्वपूर्ण है, जिस लिए वेल्लेसली को भेजा गया था उस परिणाम को इसने सिद्ध कर दिया। यानी कहने का मतलब क्या? बिना अतिरिक्त पैसा खर्च किए, ठीक भैया, बिना अतिरिक्त पैसे के भारत को गुलाम बनाना। ठीक है, भारत को गुलाम बना लेना, भारत के राजा को गुलाम बना लेना या भारत को गुलाम बना लेना, ये आप बोल सकते हैं, बिना अतिरिक्त पैसे खर्च किए। और साथ ही साथ नेपोलियन से सुरक्षा भी मिल गई। ठीक है, नेपोलियन से सुरक्षा भी मिल गई, ये भी याद रखिएगा। 2 चीजें बड़ा महत्वपूर्ण हो जाती है, एक तो नेपोलियन भी सुरक्षित हो गया, यानी जो ब्रिटेन को डर सता रहा था नेपोलियन से भी इसको सुरक्षा मिल गई, और दूसरा बिना अतिरिक्त पैसा खर्च किए भारत को गुलाम भी बना लिया। सोचो, पैसा भी तुम्हारा, चिट भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, सब कुछ क्या है? ब्रिटेन के हाथों में आ गई। अब नाम मात्र के केवल राजा बने हैं भैया, हम तो राजा हैं, लेकिन किसी से तुम कह नहीं सकते कि तुम राजा हो। ठीक ना, ये तुम जानते हो कि मैं राजा हूं, और ये बात सिर्फ हम ही तक सीमित रहेगी, कि दूसरा कोई ये नहीं जान पाएगा कि तुम राजा हो भी कि नहीं। राजा का मतलब होता है अधिकार। जब आपके सारे अधिकार ही छीन लिए गए तो किस नाम के तुम राजा हो भाई? राजा तो खत्म हो गई, कहानी खत्म हो गई। ठीक, ये पहला इसका कंडीशन इसने क्या किया भैया? लॉर्ड वेल्लेसली ने इस तरीके से तीनों चीजों को बढ़ावा देते हुए खत्म कर दिया। अब दूसरा आते हैं क्या? मैसूर को अपने राज्य में मिला ही लिया। दूसरी कंडीशन आती है मराठों पे। ये सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है और इसी का थंबनेल आपको लगाया गया है कि मराठों को किस प्रकार से अपंग बना दिया जाता है। ठीक है, मराठे जो है इतने ताकतवर लेकिन फिर भी अपंग बन जा रहे हैं, किस बेस पर? ये बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो आइए भाई कहानी शुरू करते हैं आंग्ल मराठा युद्ध की। कौन सी भैया? आंग्ल मराठा युद्ध बहुत महत्वपूर्ण है। आंग्ल मराठा युद्ध, इसमें याद रखिएगा इसमें 3 युद्ध होते हैं। पहला फर्स्ट होता है कब भैया? तो याद रखिएगा 1775 से लेकर के 1782 ईस्वी, 1785 से लेकर के 1782 तक। सेकंड याद रखिएगा, सेकंड कब होता है? सेकंड होता है 1802 से लेकर के 1805 तक। ठीक, और थर्ड कब होता है? थर्ड याद रखिएगा, थर्ड होता है 1817 से लेकर के 1818 तक। ठीक, 1818 तक। ये 3 चीजें याद। सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध, आंग्ल मराठा युद्ध ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे पहले याद रखिएगा, जब भी हम कोई भी युद्ध पढ़े तो उसको याद रखिएगा, सबसे पहले उसका पृष्ठभूमि देखेंगे, यानी इसका जन्मदाता, यानी किस कारण कहां से शुरुआत होती है, पृष्ठभूमि। ठीक, उसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, उद्देश्य। ठीक, उद्देश्य के साथ साथ याद रखिएगा तीसरा इसका परिणाम क्या हुआ, परिणाम। ठीक, ये 3 चीजें बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। किसी भी युद्ध को जब भी देखिए इस तरीके से आप बैकग्राउंड को कवर कर लीजिए, आप चीजों को बहुत आसानी से देख सकते हैं। चलिए भैया, इसकी पृष्ठभूमि बनी कैसे? याद रखिएगा इसकी पृष्ठभूमि बनती है क्या? सत्ता का लालच। भारत में एकमात्र समस्या यही थी कि सत्ता का लालच। मुगल में आप देखोगे तो सब एक दूसरे का क्या करते हैं, सर कलम करके एक दूसरे पे बैठना चाहते हैं। औरंगजेब ही को देख लो, अपने भाइयों की हत्या करते हैं, अपने बाप को जेल में बंद कर देता, शाहजहां को जेल में बंद कर देता। वही ताजमहल के सामने जो कोठी बनी हुई है, आप देखोगे कभी आप ताजमहल गए होंगे, उसी के जस्ट सामने जो कोठी बनी हुई है उसी में उसको कैद करके रखता है, वहां से उसको ताजमहल दिखाई देता है। तो उसको पूरा जीवन वहीं पर ले जाकर के बंद करके रखा होता है। एक ऐसा बेटा जो अपने बाप को पूरे जीवन भर
जेल में बंद करके रखा हो, अपने भाइयों की हत्या किया हो, खूंखार आदमी बना हुआ हो, इस तरीके से जिसको बुतस्किन के नाम दिया जाता है, जिसे बोला जाता है मंदिरों को तोड़ने वाला, ऐसे शासक भी हमारे देश में आए हुए थे जो यहाँ पे कई वर्षों तक शासन भी किए। ठीक है, तो जब भी हम लोग मिडिवल पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे किस तरीके से औरंगजेब, शाहजहां और अकबर को लोग ज्यादा याद करते नहीं है, उनका नाम किसी उसमें नहीं लेते हैं विशेष तौर पे अगर देखा जाए तो। क्यों? क्योंकि वो धार्मिक सहिष्णुता की बातें करता था, यानी सबके समान रूप से रखने की कोशिश किया था, इसीलिए थोड़ा सा उसको लेकर के लोग गंभीर नहीं, जबकि औरंगजेब को लेकर के कुछ लोग उसको ज्यादा आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। बाद में हम लोग देखेंगे किस प्रकार से औरंगजेब क्या है उसकी सच्चाई, किस प्रकार से उसने मराठों के साथ क्या किया और किस प्रकार से मराठों के चंगुल में फंस करके पूरा जीवन ही अपना सर्वनाश कर लिए और जो मुगल साम्राज्य के पतन का कारण भी बना। ठीक है, तो आइए इसकी पृष्ठभूमि को समझते हैं। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध में क्या हुआ, तो याद रखिए कि सत्ता की लालच, गद्दी किसको नहीं प्यारी है भैया, सत्ता की लालच बहुत बुरी होती है। किसी को भी अगर गद्दी चाहिए, चाहे आज देख लो, चाहे 4 वर्ष बाद देख लो, चाहे आप जीवन में कभी भी देख लीजिए, गद्दी कुर्सी सबको बहुत प्यारी है भैया। अगर कुर्सी चाहिए, आज तुम सोचो कि जो आदमी प्रधानमंत्री बन जाए एक बार, वो कभी सोचेगा कि भैया कि हम कुर्सी से उतरे, वो अलग की बात है कि जनता उसको उतार देती है, लेकिन कुर्सी के लिए वो चाहेगा किसी भी हद तक चले जाए, कोशिश करता है, बेशक किया जाता है, वो अलग की बात है कि अपने यहाँ लोकतंत्र है, उसको चुनने का अधिकार जनता के पास है। ठीक, लेकिन उस समय लोकतंत्र नहीं हुआ करता था, उस समय सत्ता का लालच ऐसा चलता था कि वहां पर कोई भी आदमी षड्यंत्र लगा करके गद्दी को प्राप्त कर सकता था। यही सत्ता की लालच मराठों में भी आ गई। कौन कौन थे भैया? 2 भाई, एक भाई का नाम है माधवराव, ठीक है, एक भाई का नाम है माधवराव प्रथम और दूसरे भाई का नाम है क्या भैया? रघुनाथ राव। ठीक है, दूसरे भाई का नाम क्या है भैया? रघुनाथ राव। ठीक, ये दोनों भाई हैं, इन दोनों भाइयों में आपस में ही सत्ता को लेकर के युद्ध होने लगता है कि भैया हम बनेंगे, भाई ये भाई कहता है हम बनेंगे, ये कहते हैं हम बनेंगे। लेकिन क्योंकि मराठों को इस सत्ता को दिलाने के लिए मराठा संघ हुआ करता था, अभी उनकी चर्चा मैं आगे करूंगा कि मराठा संघ में कौन कौन से लोग शामिल होते हैं, और पूरा मराठा संघ की बात करेंगे जिसमें आपके सिंधिया आते हैं, गायकवाड़ आते हैं, होलकर आते हैं। ठीक है ना, इन सब के बारे में आगे मैं चर्चा करूंगा। तो अभी के लिए याद रखिएगा, इस सत्ता को दिलाने में मराठा संघ का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो मराठा संघ ने यह निर्णय लिया कि सत्ता किसको मिलने वाली भैया? सत्ता मिलेगी माधवराव को। राजा बन गया कौन? माधवराव। अब ध्यान रखना, जब माधवराव जो है राजा बन गया तो इससे क्या हुआ? रघुनाथ राव बड़ा खफा हो गया। अब जब रघुनाथ राव बड़ा खफा हो गया तो कहा भैया ठीक है, कोई उसके पास ऑप्शन भी नहीं है। हमेशा बैकग्राउंड चेंज करके देखते रहिएगा, हमेशा ज्योग्राफिकल एरिया देखिए। ये जो एरिया चल रहा है ये है मराठों का, ध्यान रखना, ये एरिया है मराठों का। और यही मुंबई में बैठा हुआ है कौन भैया? इसी मुंबई में बैठा हुआ है ब्रिटिश कंपनी। ठीक ना, मुंबई में ही ब्रिटिश कंपनी भी बैठी हुई अपना एक रेजिस्टमेंट लेकर के, अपनी एक पूरी सेना लेकर के, अपनी एक पूरी कंपनी लेकर के। ठीक, तो याद रखिएगा मुंबई में ही ब्रिटिश भी बैठे हैं। और ये घटना कहां हो रही भैया? मुंबई यानी महाराष्ट्र में। अब देखो यहां पे क्या हुआ भैया कि माधवराव राजा बना दिए गए तो रघुनाथ राव हो गया नाराज। रघुनाथ राव को समझाया बुझाया गया, चल भैया ये जब चले जाएंगे जैसा भी होगा इसके बाद तुमको राजा बना दिया जाएगा, सब्र का फल मीठा होता है। तो माधवराव तो बन गया भैया, राजा बन गया। अब इसको कहा गया कि तुम भैया वेट करो तुमको भी राजा बनाया जाएगा। हुआ भाई, कुछ समय के पश्चात माधवराव की हो जाती है मृत्यु। जब माधवराव की मृत्यु हुई रघुनाथ राव खुश हो गया कि भैया अब तो नंबर मेरा ही लगने वाला है, तो मैं ही राजा बनूंगा। लेकिन होता क्या है भैया कि ये रघुनाथ राव की बजाय इसको बनाना था राजा, लेकिन मराठा संघ ने राजा इसके बेटे को बना दिया। ध्यान रखना, इसके बेटे को, जिसको बोला जाता नारायण राव नाम आपको मिलता है। तो याद रखिएगा माधव राव के बेटे नारायण राव को बना दिया गया। अब तुम सोचो, पहले तो भाई भाई में युद्ध होता था, किसके लिए? सत्ता के लिए। बैठा दिया गया माधवराव को, एक भाई नाराज पहले से ही है। अब ये जब खत्म हुए तो ये सोचा कि हमको बना दिया जाए, लेकिन ये मराठा संघ वाले जो सिंधिया थे, गायकवाड़ थे, उसके बाद आपके भोसले थे और होलकर थे, इन सभी ने ये डिसाइड किया भैया कि हम रघुनाथ राव की बजाय इसके बेटे को बना देते हैं। इस बेटे का नाम क्या है भैया? नारायण राव। कहानी है, कहानी के माध्यम से सुनोगे तो कभी भी भूलोगे नहीं, ध्यान रखना। नारायण राव फर्स्ट को इसने बना दिया।
अब होता क्या है भाई, बड़ी कहानी इंटरेस्टिंग घट जाती है। रघुनाथ राव जो कुछ समय तक वेट किया, अब इसको लगा जब इसके बेटे को बना दिया गया, हम तो भैया किसी काम के नहीं। ये आदमी अपनी मदद मांगने के लिए पहुंच जाता है कहां भैया, ब्रिटिश के पास। और ब्रिटिश के कहां पर जाएगा तो याद रखिएगा, मुंबई सरकार, मुंबई सरकार, मुंबई सरकार यही बगल में है, इससे पहुंच जाएगा ब्रिटिश के पास। और ब्रिटिश वाले तो इंतजार ही करते थे कि किसी प्रकार से तुम हमारे पास एक बार अपनी प्रॉब्लम लेके तो आओ। और जैसे ये क्या हुआ, ब्रिटिश के पास पहुंचा, यानी बंबई सरकार के पास पहुंचा, बंबई सरकार ने कहा बिल्कुल भैया हम तुम्हारी मदद करेंगे। ये कहता भैया हमको राजा बनना है। बंबई सरकार कहती राजा बिल्कुल बनाऊंगा, टेंशन ही नहीं है, राजा मैं बना के रखूंगा तुमको। और इसके बदले क्या किया, इस रघुनाथ राव ने बंबई सरकार से एक संधि कर ली, जिसे बोला जाता है सूरत की संधि। कौन सी संधि बोली जाती है भैया, सूरत की संधि बोली जाती है। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। ये होता कब है, 1775 में। इसमें यह डिसाइड किया जाता है कि कुछ हिस्सा जब मैं तुमको राजा बना दूंगा तो कुछ हिस्सा तुमको ब्रिटिश सरकार को देना पड़ेगा, यानी बंबई सरकार को देना पड़ेगा। तो माधव रघुनाथ राव ने कहा भैया बिल्कुल ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ब्रिटिश सरकार, अभी थोड़ा सा मैं आपको समझाऊंगा, जब 1773 का एक्ट आता है, कौन सा एक्ट, थोड़ा सा मैं आपको यहां पे लेके चलता हूं। 1773 का जो एक्ट था, इस एक्ट के तहत जो मुंबई और मद्रास, याद रखिएगा ये मुंबई है, मुंबई के साथ साथ आपके मद्रास, ठीक, मुंबई मद्रास, इन दोनों को किसके अंडर रख दिया गया था भैया, बंगाल के। ये दोनों चीजें बात याद रखिएगा, यानी बंगाल को जो है इन दोनों को, सॉरी मुंबई और मद्रास को बंगाल के अंडर में कर दिया गया। कैसे अंडर में किया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया। ध्यान रखिएगा यहां पर बंगाल का गवर्नर जनरल शब्द चलता था, जबकि मद्रास में अभी भी कौन होते थे, सिर्फ गवर्नर। मुंबई में कौन होते थे, सिर्फ गवर्नर। याद रखिएगा ये दोनों अपने स्वेच्छा से कोई निर्णय नहीं ले सकते थे। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना, ये दोनों अपनी स्वेच्छा से कोई भी निर्णय नहीं ले सकते थे। तो अगर कोई निर्णय लेते हैं तो उसको वेरिफिकेशन किससे कराना पड़ेगा, बंगाल के गवर्नर जनरल से। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना, बंगाल के गवर्नर जनरल से इसको वेरीफाई कराना पड़ता था। अब यहां देखिए हुआ क्या, रघुनाथ राव जब पहुंचता है बंबई सरकार यानी मुंबई सरकार के पास, मुंबई का जो गवर्नर था उसने बिना बताए, किसको भैया, बिना बताए बंगाल के गवर्नर जनरल को बिना बताए संधि पर हस्ताक्षर करके सोचा कि चलो जीत लेता हूं, हमारा फायदा हो जाएगा, चलो जीत जाऊंगा और मेरा फायदा हो जाएगा और आराम से कुछ हमको पैसा मिल जाएगा, हमको बंगाल के गवर्नर के जनरल को बताने की भी आवश्यकता नहीं पड़ी। जैसे कहते हैं ना, चोरी छुपे काम करना। लेकिन अब हुआ क्या कि ब्रिटिश सरकार एक तरफ, ध्यान रखना ये दो पॉइंट आपको बताता हूं, एक है कहां भैया, बंबई सरकार। बंबई सरकार मतलब आप समझ गए होंगे, ब्रिटिश सरकार की बात करता हूं जो बंबई में आपका उपस्थित है। बंबई सरकार एक तरफ हो गई, दूसरी तरफ आपके कौन हो गया भैया, मराठा संघ। ध्यान रखना मराठा संघ। अब इस मराठा संघ में बहुत महत्वपूर्ण है, कितने लोग आते हैं ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ठीक है। सबसे पहले याद रखिएगा सिंधिया, कौन आते भैया, सिंधिया, ग्वालियर के सिंधिया। गायकवाड़, कौन भैया, गायकवाड़ आते हैं। इसके बाद तीसरे आपके कौन आते भैया, याद रखिएगा होलकर, कौन भैया, होलकर। ये बड़ा महत्वपूर्ण है, ये सारे नाम इनको याद रखिएगा। होलकर के साथ साथ याद रखिएगा एक बचते हैं, कौन भैया, भोसले, ठीक है, भोसले। ये चार लोग जो थे, ये चारों क्षेत्र पर ये लोग कब्जा जमा करके बैठे थे। यानी ये लोगों का काम क्या था भैया, इन लोगों का काम था पेशवा को सुरक्षित देना, ठीक ना, पेशवा को सुरक्षा प्रदान करना। याद रखिए बहुत महत्वपूर्ण है, सुरक्षा देना इनका काम होता था। पेशवा है कौन भैया, वही माधवराव का लड़का, कौन, नारायण राव। ध्यान रखना नारायण राव प्रथम जो है वह आपका क्या है, पेशवा है। ये चारों लोग मिल करके उसको संरक्षण दे रहे हैं, किसके खिलाफ दे रहे हैं, बंबई सरकार के खिलाफ। ध्यान रखना बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट है कि बंबई सरकार जो किसके कहने पर, बंबई सरकार रघुनाथ राव के कहने पर एक संधि के नाम पर ये क्या कर रही भैया, युद्ध करने चली आई। एक तरफ मराठा संघ पूरा और दूसरी तरफ बंबई सरकार। मराठा संघ पर गई हावी, मराठा संघ ने ऐसा मार मारा किसको, मुंबई सरकार को। बंबई सरकार के जितने भी ब्रिटिश अधिकारी थे वे सब इतने मारे गए, इनको लास्ट में भाग करके कहां जाना पड़ा, बंगाल। ध्यान रखना लास्ट में भाग करके इनको जाना पड़ा बंगाल। और जैसे ये बंगाल की तरफ पहुंचे तो बंगाल वालों को पता चला, तो इनसे पूछे, कहे भैया गए काहे थे तुम, भैया तुम गए किस लिए थे ये तो बता दो। कहे साहब हम सोचे कि जीत जाए तब आपको बताएं, हम भी थोड़ा सा एग्रेसिव हो गए थे। तो याद रखिएगा जब
बंगाल के गवर्नर जनरल यानी उस समय कौन हुआ करते थे, वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स ने इसकी क्लास लिया तो मुंबई सरकार लास्ट में क्या हुआ भैया कि माफी मांगने पर बाध्य हो गई। अब देखो तब आते हैं बंगाल वाले, और बंगाल का वारेन हेस्टिंग्स, वो समय बड़ा महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। ये समय चल रहा है 1775 का। समय तो कौन सा चल रहा है भैया, 1775 से अब समय हो चुका है कहां भैया, 1782 ईस्वी। ठीक है, कई वर्ष बीत जाते हैं। तो याद रखिएगा ये 1782 में अंत में जाकर के बंगाल की जो गवर्नर जनरल है, या बंगाल सरकार लिख देता हूं तो समझ जाइएगा, बंगाल की जो सरकार है ये क्या करती भैया, मराठों से एक संधि करती है। ध्यान रखिएगा, जब ब्रिटिश जो मुंबई सरकार थी वो हार जाएगी, तो हारने की वजह से बाद में आते हैं बंगाल वाले, और बंगाल वाले आक्रमण भी करेंगे, युद्ध भी होता है, लेकिन युद्ध का बहुत क्लियर परिणाम नहीं निकल पाता है, जिसकी वजह से ये डिसाइडेड हो जाती है कि बंगाल सरकार एक संधि करने के लिए बाध्य हो जाती है। संधि कौन सी होती है भैया, तो याद रखिएगा एक संधि होती है जिसका नाम है सालबाई की संधि। बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखना, सालबाई की संधि। ठीक, सालबाई की संधि याद रखिएगा। ये युद्ध विशेष रूप से निर्णायक तो नहीं था, कभी बंगाल सरकार जीतती तो कभी मराठा सरकार जीतती, ये युद्ध लगातार होते रहते थे। लेकिन याद रखना इस संधि हुई क्यों, जब युद्ध निर्णायक था ही नहीं तो संधि हुआ क्यों, तो याद रखिएगा अभी कल ही मैंने पढ़ाया था कि मैसूर में हैदर अली अभी भी जीवित है। हैदर अली खतरनाक आदमी जो 1780 से 1784 में सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तो अंग्रेज कभी भी एक फ्रंट पे दो युद्ध नहीं लड़ना चाह रहे थे। ध्यान रखना ये बात बड़ा महत्वपूर्ण हो जाता है कि अंग्रेज क्या है भैया, ये पूछा जाए कि भैया सालबाई की संधि क्यों कर लिया, जब इसका कोई विशेष निर्णय है नहीं, कभी हो सकता है तुम जीत भी सकते, कभी ये जीतते कभी वो, तो क्यों किया, तो याद रखिएगा आंग्ल मैसूर युद्ध, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जारी था। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं आपके मेंस के पॉइंट के लिए। ठीक है, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध जारी था, जिसकी वजह से एक फ्रंट पर दो युद्ध ब्रिटिश सरकार लड़ना ही नहीं चाह रही थी। उसको ये लगा कहीं भैया ये लोग सब इकट्ठा हो गए अगर, तो एक दोस्त की तलाश कर लेते हैं। तो सालबाई की संधि 1782 में हुआ, जिससे एक दोस्त मिल गया। दोस्त कौन मिला भैया, मराठा। और यही मराठा सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में किसके खिलाफ लड़ेंगे, हैदर अली, और हैदर अली युद्ध में मार दिया जाता है। ठीक है, युद्ध में घायल होगा, बाद में वो मर जाता है। तो ये याद रखिएगा एक दोस्त की तलाश करने के लिए, और साथ ही साथ एक फ्रंट पे दो युद्ध ना लड़े, इसी वजह से क्या किया गया भैया, सालबाई की संधि करना पड़ा। किससे हुआ, याद रखिएगा सालबाई की संधि जो होती है, एक तरफ बंबई सरकार और दूसरा आपके कौन, मराठा पेशवा। ठीक, मराठा पेशवा के बीच हुआ। ठीक, इसमें कुछ डिसीजंस लिए गए। क्या डिसीजंस लिए गए भैया, डिसीजंस ये लिए गए, बिल्कुल सर, ठीक, डिसीजंस ये लिए गए भैया कि ये जो सालबाई की संधि में कहा गया कि सूरत की संधि पूर्ण रूप से बेकार है। ठीक ना, सूरत की संधि को निरस्त कर दिया गया। कहा भैया इस संधि का कोई मतलब नहीं है, यानी रघुनाथ राव किसी भी हाल में पेशवा नहीं बन सकता है। ठीक है, इसका मतलब जो बंबई सरकार और इसके बीच, देखो मैंने आपको बताया था मुंबई सरकार और रघुनाथ राव के बीच में जो सूरत की संधि थी, उस संधि को पूर्ण रूप से नकार दिया गया और कहा गया कि भैया ये किसी प्रकार से रघुनाथ राव क्या है, पेशवा नहीं बन सकते हैं, इनको कुछ पेंशन दिया जाएगा, ये पेंशन से अपना जीवन यापन करेंगे। ठीक है, इसके बाद ये भी डिसीजन लिया गया कि जो नारायण राव है इनके बेटे को पेशवा बनाया जाएगा, अगला पेशवा इनके बेटे को बनाया जाएगा। ये डिसीजंस हो गए। कुछ क्षेत्र जो जीते गए थे आपस में ही, कुछ क्षेत्र को एक्सचेंज किया गया। ठीक ना, कुछ क्षेत्रों को क्या किया गया भैया, एक्सचेंज कर लिया गया। इसको भी याद रखिएगा, छोटा मोटा क्षेत्र जो आपस में ये लोग जीते हुए थे उसको एक्सचेंज कर लिए, कहें कि भैया ठीक है अदला बदली कर लेते हैं, क्योंकि ब्रिटिश इस पे थोड़े से हावी दिखाई दिए थे, लेकिन फिर भी सालबाई की संधि इनकी एक मजबूरी थी, इनको करना पड़ा था। इसी वजह से कुछ क्षेत्र एक्सचेंज करने के साथ साथ मराठों को अपना कुछ क्षेत्र जाकर, जिसको सालसेट बोलते हैं, सालसेट द्वीप जिसमें मुंबई बसा हुआ है, सालसेट वाला कुछ द्वीप और सूरत का कुछ हिस्सा इनको मराठों के द्वारा ब्रिटिश को देना पड़ता है। ठीक, और तीसरा काम याद रखिए, जिसमें तीसरा ये हुआ कि ये डिसाइड हो गया कि 20 वर्ष तक, ठीक ना, ये 20 वर्ष तक, ये कोई डिसीजंस नहीं है, 20 वर्ष, ये बताया गया कि भैया सालबाई की संधि के तहत अब लगभग 20 वर्षों की शांति हो गई। ठीक, कि हमारे तुम्हारे बीच किसी प्रकार का युद्ध नहीं होगा। और इस सालबाई की संधि में एक डिसीजन ये भी हुआ कि कभी भी ईआईसी कंपनी पर, ठीक है, ईआईसी कंपनी पर कभी भी खतरा होगा तो मराठा उसको सुरक्षा देंगे। ध्यान रखना, ईआईसी कंपनी पर अगर खतरा होगा तो मराठा उसको सुरक्षा देंगे, और अगर मराठों पर
कभी खतरा हुआ तो ईआईसी कंपनी उसको सुरक्षा देगी। यानी ये बराबरी का, लगभग बराबरी का डिसीजन था। तो याद रखिएगा, अब इस साल बाई की संधि की वजह से मराठों को सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में ना चाहते हुए भी अंग्रेजों का साथ देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि साल बाई की संधि की वजह से ये बाध्य हो गए। 20 वर्ष की शांति में इसलिए लिखा, इसमें कहीं मेंशन नहीं है कि 20 वर्ष की ही शांति होगी। इसमें यह था कि भैया ईआईसी कंपनी पर खतरा होगा तो मराठा सुरक्षा करेंगे, मराठों पर खतरा होगा तो ये करेंगे। 20 वर्ष के बाद पुनः युद्ध होता है, इसीलिए मैं 20 वर्ष की चर्चा कर दिया। याद रखिएगा, पहली संधि खत्म हो गई। अब पूरा ध्यान किसकी तरफ गया भैया? सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, हैदर अली। और हैदर अली का परिणाम मैंने आपको कल बताया था। अब अंग्रेज उनको जीत चुके हैं। इसके बाद टीपू जब हथियार उठाता है तो टीपू को भी ये लोग युद्ध के मैदान में धराशायी कर लिए। अब इनका दुश्मन कोई बचा ही नहीं। जब कोई दुश्मन नहीं होगा तो आप सोचो, जब कोई दुश्मन होगा ही नहीं तो मराठा किस काम के? मराठा किस काम के? तो याद रखिएगा, मैंने देखिए यहां पे शुरुआत में ही आपको बताया कि भाई यहां पे जब लॉर्ड वेल्लेसली आता है, ठीक है ना, लॉर्ड वेल्लेसली आता है तो लॉर्ड वेल्लेसली कहता क्या है भैया कि हमको किससे खतरा है? नेपोलियन से खतरा है। ध्यान रखना, मैंने आपको बताया कि नेपोलियन से खतरा है। अब नेपोलियन कहीं ऐसा ना हो कि मराठे जाकर के नेपोलियन से मिला ले हाथ। ध्यान रखना, कहीं मराठा जाकर के नेपोलियन से हाथ ना मिला ले, इसलिए वो एक भी दुश्मन या एक भी स्वतंत्र राजा वो चाहते ही नहीं थे कि भारत में कोई भी राजा स्वतंत्र हो। इसीलिए ना चाहते हुए भी युद्ध करना पड़ा ताकि मराठों को भी अपने कब्जे में ले लिया जाए। ठीक, अब आते हैं कारण क्या है भैया सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध का। यहां तक किसी को कोई दिक्कत होगी तो आप लोग कमेंट करके बताते रहिए। कहानी है भाई, सिर्फ कहानी की तरह इसको लेकर के चलिएगा। एक भी आपके चीजें, चाहे वो प्रीलिम्स का हो चाहे वो मेंस का हो, आराम से आप चीजों को लिख सकते हैं। ठीक, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध, सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध। प्रश्न यही है, पृष्ठभूमि हमेशा ध्यान रखिएगा, कभी भी कोई युद्ध पर हो तो उसकी पृष्ठभूमि कैसे इसकी शुरुआत होती है, ये बड़ा न्यू कहां से पड़ती है, ये बड़ा महत्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य, इसका क्या है भैया? उद्देश्य। और इसका फाइनली क्या होगा? परिणाम। ठीक, तीसरा क्या है भैया? परिणाम को हम लोग देखेंगे। ध्यान रखना, यहां पर दो चीजें। सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध का उद्देश्य क्या है? तो बेलेजली चाहता है क्या भैया? पूर्ण रूप से, बेलेजली पूर्ण रूप से भारत पर, पूर्ण रूप से भारत को कब्जा करना चाहता है। ठीक ना, भारत को कब्जा करना चाहता है, यानी किसी भी स्वतंत्र राजा को यह देखना नहीं चाहता, इसका उद्देश्य है। अब कैसे भाई? अगर कोई शांतिपूर्वक तुम सालबाई की संधि किए हो, दोनों तरफ से यह बनाया गया कि शांति दोनों तरफ से होगी, या तो तुम जबरदस्ती जाकर के भिड़ जाओ। अंग्रेज कभी भी डायरेक्टली जाकर के भिड़ते नहीं थे। बहुत रेयर केस वाली होगी कि जिसमें डायरेक्टली जाकर के, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध में डायरेक्टली जाकर के भिड़ते हैं क्योंकि वहां खतरा बना होता है। ठीक है, लेकिन यह और कहीं भी आपको इस चीज का उदाहरण नहीं मिलेगा कि जहां पर डायरेक्टली ईस्ट इंडिया कंपनी डायरेक्ट जाकर के भिड़ी। ठीक है, बंगाल में भी पहली बार प्रयास किया था सिराजुद्दौला के समय में, मैंने आपको बताया था, वहां पर भी पहली बार प्रयास किया लेकिन सिराजुद्दौला ने मार मार के उनको भगा दिया था। तो ईस्ट इंडिया कंपनी इतना चालाक थी कि डायरेक्ट कभी भी कोशिश करती थी कि डायरेक्ट आक्रमण ना बोला जा सके। ठीक है, अब ध्यान रखना, सेकंड आंग्ल मैसूर युद्ध, सॉरी आंग्ल मराठा युद्ध की शुरुआत कैसे हुई? अब देखो, एक तो संधि हो गई सालबाई की संधि, अब अंग्रेज भी बाध्य हैं और मराठा भी बाध्य है। तो भाई तुम भी आक्रमण नहीं कर सकते और हम भी आक्रमण नहीं कर सकते, लेकिन आवश्यकता किसकी है भैया? आवश्यकता है बेलेजली की, वह तुमको पूर्ण रूप से स्वतंत्र रहने नहीं देना चाहता। बैठा था, सोच रहा है भाई क्या किया जाए, मराठों को कैसे अपने नियंत्रण में लाया जाए, कैसे इनको, इनकी स्वतंत्र नीति को समाप्त किया जाए, कैसे इनसे सहायक संधि पर हस्ताक्षर कराया जाए। बैठा था, सोच ही रहा था, तब तक एक व्यक्ति पहुंच गया। उस व्यक्ति का नाम है भैया बाजीराव द्वितीय। ध्यान रखना, बाजीराव द्वितीय। बाजीराव द्वितीय पहुंचा, सेकंड जिसको बोलते हैं, बाजीराव सेकंड पहुंचा किसके पास? लॉर्ड वेल्लेसली के पास। कहा भैया साहब हमको राजा बनना है। कहे लो, हम तो चाह ही रहे थे कि तुम आ जाओ, कौन तुमको परेशान कर दिया? राजा का क्यों बनना चाहते हो? तो कहे भैया हमको राजा बनना है। अब प्रश्न ये उठता है कि बाजीराव सेकंड ऐसा किया क्यों? ध्यान रखना, बाजीराव सेकंड जाकर के, याद रखिए 1802 ईस्वी में पहली बार संधि करता है जिसे बोलते हैं वसीन। कहीं 3 मिलता है, कहीं 2 मिलता है। वसीन की संधि करता है, किससे संधि करेगा भैया? लॉर्ड बेलेजली से, और कहता भैया हमको राजा बना दो। ये भाग करके गया क्यों, ये प्रश्न उठता है। तो याद रखिए कहानी है, कहानी की तरह ही समझिएगा। मराठा संघ मैंने आपको बताया, मराठा संघ, मराठा संघ में कितने लोग हैं? 4 लोग। कौन कौन से हैं? सिंधिया हैं, पहला सिंधिया,
ठीक है। दूसरा याद रखिएगा, दूसरे हैं गायकवाड़, गायकवाड़। तीसरे हैं भोसले, ठीक। तीसरे होलकर, ध्यान रखना इंदौर के वाले क्षेत्र के ये होलकर थे। अब देखिए मराठा संघ में ये 4 लोग हैं जो एक रीढ़ की हड्डी की तरह काम करते हैं। किसकी सुरक्षा में? पेशवा की सुरक्षा में, ध्यान रखना। अब पेशवा कौन है? बहुत महत्वपूर्ण है। इस समय पेशवा कौन है? पेशवा है बाजीराव द्वितीय, ध्यान रखना। पेशवा कौन है भैया? बाजीराव द्वितीय, सेकंड है, राजा बना हुआ है, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण है। ये पेशवा है ऑलरेडी, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा, यहां से कंफ्यूजन बहुत होता है, समझ के रखना। बाजीराव द्वितीय जो पेशवा है, इसने अपने पेशवा के पद को गलत मिसयूज कर लिया। बैठाने वाले कौन? ये चारों लोग, क्योंकि यही मराठा संघ है, जिसको चाहता था उसी को बैठाता था पेशवा के पद पे। इसको बैठाया बाजीराव सेकंड को सॉरी। लेकिन इसने क्या किया भैया, ये जो होलकर है, इंदौर के होलकर, इनके भाई की हत्या कर दी, जिनका नाम था बिट्ठू जी, ध्यान रखना। होलकर के भाई का नाम था कौन भैया? बिट्ठू जी, बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। बिट्ठू जी जो थे, इनकी हत्या कर दिया। किसने हत्या करा दिया भैया? बाजीराव द्वितीय ने। अब जो बाजीराव द्वितीय के ने हत्या कराया, होलकर भाई तुमको जो संरक्षण देता, तुम्हारे सुख दुख में, तुमको राजा बनाने में जिसका हाथ है, उसी के भाई के तुम हत्या करा दोगे? मुर्दा आदमी थोड़ी है, हम तुम्हारी सुरक्षा दे रहे हैं। अब किसी दाढ़ी काटने वाले नाऊ को जाओ और दाढ़ी बनवा रहे हो, और छुरा वो क्या किया, आपके गले पे लगा के रखा हुआ है, ऐसे छील ही रहा है, उससे तुम लड़ाई कर लो, तो आप सोचो उसका हश्र क्या होगा। एक ही तो है, ऐसे सीधा करना है, काम खत्म कर दिया। आपने उस व्यक्ति को छेड़ दिया, जो व्यक्ति क्या है भैया, जो आपको सुरक्षा दे रहा है। होलकर के भाई बिट्ठू जी की बाजीराव द्वितीय ने हत्या करा दिया। होलकर हो गए नाराज, और होलकर ने अपने भाई का बदला लेने के लिए बाजीराव द्वितीय के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया, ध्यान रखना। अब बाजीराव द्वितीय के साथ जब युद्ध हुआ, तो इनको संरक्षण देने के लिए आते कौन भैया? सिंधिया, ठीक है। इनको संरक्षण, यानी बाजीराव द्वितीय को संरक्षण किसने दिया? सिंधिया। गायकवाड़ और भोसले ने कहा भैया हाथ जोड़ता हूं, तुम्हारे मैटर में मैं पढ़ने वाला नहीं हूं। ये दोनों अलग रहे, लेकिन सिंधिया उठ करके पहुंच गए बाजीराव द्वितीय के संरक्षण में। लेकिन भोसले ताकतवर आदमी, इसने क्या किया भैया, इन दोनों को हरा दिया। बाजीराव को भी हराया और साथ ही साथ सिंधिया को भी हराया। और जब दोनों को हरा दिया, तो अब पेशवा पद ही खत्म हो गया एक तरीके से। अब क्या किया, होलकर जो था, ये अपने आप को कहा भैया राजा हम ही है। क्यों? क्योंकि ये चारों में से सबसे ताकतवर तो यही हो गए। जब पेशवा ही नहीं रहा तो राजा कौन बनेगा? तो याद रखिए, होलकर ही अपने आप को क्या मान लिया? राजा के भैया अब हम ही पेशवा है। अब ऑप्शन बचा नहीं, बाजीराव द्वितीय के पास ऑप्शन नहीं था, तो ये भाग करके कहां पहुंचा भैया? ये भाग कर पहुंचा किसके पास? अंग्रेजों के पास। और अंग्रेजों से एक संधि कर लिया। उस संधि का नाम मैंने आपको अभी जस्ट बताया, उस संधि का नाम है वसीन की संधि। कहानी समझ लेना, जीवन में कभी भी मराठा युद्ध आप नहीं भूलोगे। वो वसीन की संधि कर लिया, और जो वसीन की संधि हुआ, तो भाई अंग्रेज तो चाह ही रहे थे, बेलजली तो चाह रहा था किसी कोई कारण मिल जाए तो हम मराठों को खत्म कर दें। पहुंचा भैया बाजीराव द्वितीय। अब अंग्रेजों ने इसकी सुरक्षा के लिए, ध्यान रखना, बाजीराव द्वितीय की सुरक्षा करने के लिए यहां पर इनसे युद्ध करने चले आए। किससे? मराठा संघ से। अब मेन राजा कौन है? होलकर, ध्यान रखना। अब मराठा संघ में से मेन राजा बन चुका है होलकर, पेशवा भाग चुका है। तो जब पेशवा होलकर ने पूछा, इस मराठा संघ ने पूछा, भैया किस बेस पे तुम हमसे लड़ाई करने चले आए? तुम तो सालबाई की संधि का उल्लंघन कर रहे हो, तुम तो सालबाई संधि का उल्लंघन कर रहे हो। तो अंग्रेजों ने जवाब दिया, भैया हमने जो सालबाई की संधि किया था, ये पेशवा से किया था। किससे किया था? पेशवा से, कि हम पेशवा को सुरक्षा देंगे, और आप लोगों ने मार करके भगा दिया पेशवा। तो हमको तो पेशवा को बचाना ही पड़ेगा। लेकिन वास्तविकता आप जानते हैं, वास्तविकता क्या है भैया? वास्तविकता ये है कि मराठों को किसी प्रकार से अपने संरक्षण में लेना है। तो इसने जवाब दिया, हमको बाजीराव द्वितीय यानी पेशवा को बचाना ही पड़ेगा, क्योंकि हमने सालबाई की संधि की है। युद्ध शुरू हो गया। अब युद्ध जब हुआ, क्योंकि पूरी रणनीति के साथ युद्ध लड़ा जाता है, तो परिणाम तो लगभग फिक्स है। परिणाम क्या है भैया? लगभग फिक्स है। इसका परिणाम क्या हुआ, ध्यान रखना, इसका परिणाम क्या निकलता है? इस युद्ध का परिणाम क्या होगा भैया? मराठा संघ, मराठा संघ, पूरा का पूरा मराठा संघ युद्ध में हार गया, ठीक ना, युद्ध में हार गया। महत्वपूर्ण पॉइंट है, ध्यान रखना, पूरा का पूरा मराठा संघ युद्ध में हार गया। कौन मराठा संघ में? फिर से लिख देता हूं। पहला सिंधिया, सिंधिया भी हार गए, ठीक है। दूसरा गायकवाड़, गायकवाड़ भी हार गया, ठीक। और तीसरा कौन भैया? भोसले, भोसले भी हार गए।
और चौथा तो मेन लीडर कौन भैया? होलकर। ये चारों के चारों लोग युद्ध के मैदान में हार गए, युद्ध हार गए। जब युद्ध हारे तो सब याद रखिए, सबके क्षेत्र अलग अलग है। अगर मैं बात करूं सिंधिया कहां पर? मध्य प्रदेश वाला ग्वालियर का क्षेत्र है, ठीक ना। ये कहां का राजा है भैया? सिंधिया है, ग्वालियर आज भी जीवित है, ठीक है। भोसले कहां के हैं भैया? ये है नागपुर के। भोसले कहां के हैं भैया? नागपुर, महाराष्ट्र वाला क्षेत्र जो आप देख पा रहे हो, ठीक है। ये गायकवाड़ कहां के हैं? गायकवाड़ है बड़ौदा के, ठीक है। गायकवाड़ कहां के हैं? बड़ौदा के। और एक ही बचते हैं, वो कौन है भैया? होलकर। होलकर को मैंने आपको बताया ये कहां के हैं? इंदौर के। चारों लोग अलग अलग क्षेत्रों से, चारों जगहों से सुरक्षा देते हैं। ध्यान रखिएगा, ये चारों लोग अलग अलग जगहों से अलग अलग तरीके से युद्ध लड़े। और ईस्ट इंडिया कंपनी पहली बार ऐसा था, एक बार में 4 फ्रंट पे युद्ध लड़ रही थी। ध्यान रखना, एक ही समय पर 4 युद्ध लड़ रही थी। और किस्मत देखो, किस्मत ऐसी कि ये चारों के चारों लोगों को हरा देती है ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि उद्देश्य पहले से बेलजली का तय है भैया, किसी भी हाल में युद्ध हारना ही नहीं है हमको। मराठों पर पूर्ण रूप से कब्जा बनाना है, नहीं तो मराठे चले जाएंगे किसकी तरफ? नेपोलियन की तरफ। और नेपोलियन बड़ा खतरनाक आदमी, ठीक, मैंने आपको पहले बताया। अब क्या हुआ, जब एक एक लोग हारना शुरू किए, तो जब हारने के बाद सब लोगों से संधि करना पड़ेगा। ध्यान रखना, सभी लोगों से एक एक संधि किया गया। और इस संधि का परिणाम आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन सी संधियां हुई थी, ये याद रखिएगा। भोसले से याद रखिएगा, भोसले से एक संधि होती है जिसे बोलते हैं देवगांव की संधि। ये सब संधियां बहुत महत्वपूर्ण है। कभी कभी क्या होता है भैया, आपसे पूछ लिए जाते हैं क्रम लगाने के लिए, ठीक है। देवगांव की संधि कब होती है? तो याद रखिएगा 1803 ईस्वी। कब? 1803 ईस्वी देवगांव की संधि हुई। सिंधिया से याद रखिएगा, सिंधिया जो है इनसे हुआ सुरजी अर्जुमन गांव की संधि। सुरजी अर्जुमन गांव की संधि, ठीक, सुरजी अर्जुमन गांव की संधि हुई, गांव की संधि। ये महत्वपूर्ण है, ये भी याद रखिएगा। सुरजी अर्जुमन गांव की संधि, ये भी कब होता है भैया? 1803 में। पहले याद रखिए देवगांव की होती है, दूसरी बार में सुरजी अर्जुमन गांव की होती है। ये जो है फरवरी में होती है, ये जाकर के अप्रैल में होती है, इसको भी याद रखिएगा। तो 2 संधियां यहाँ पे हो गई। इन दोनों से याद रखिएगा, इन दोनों से क्या हुआ? संधियां कर लिए। अब गायकवाड़ बचा। अब गायकवाड़ तो युद्ध में साथ साथ लड़ रहा था, सिर्फ एक ही आदमी बचे। कौन? एक ही आदमी बचा, वो क्या है भैया? होलकर। इस गायकवाड़ में क्या हुआ? गायकवाड़ एक तरीके से कह सकते हो कि इन युद्धों से थोड़ा सा अपने आप को तटस्थ बना करके रखा था कि भैया परिणाम कुछ भी हो, हमको लेना देना नहीं है, इसलिए इससे विशेष रूप से कोई संधि नहीं हो पाती, ये अपने आप में ही मिलकर के समाप्त हो जाएगा। बचते सबसे मेन है वो कौन है भैया? होलकर। क्योंकि होलकर के कारण ही सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध हुआ। अब होलकर से जब क्या हुआ, होलकर से जब आई कहानी सॉरी होलकर की जब कहानी आई, तो होलकर से जब युद्ध हुआ तो इससे किया गया एक संधि जिसे बोलते हैं राजपुर घाट की संधि, ठीक है। राजपुर घाट की संधि होती है, और राजपुर की घाट की संधि के तहत ही सहायक संधि स्वीकार करना पड़ता है। याद रखिएगा, सबसे अंत में हारने वाले कौन थे भैया? होलकर। सबसे ताकतवर भी था और सबसे अंत में इसी से संधि होती है। याद रखिए, सिंधिया ने सुरजी अर्जुमन गांव की संधि के तहत सहायक संधि स्वीकार कर लिया। भोसले ने भी, क्योंकि सिंधिया और भोसले दोनों लोग साथ साथ युद्ध लड़े थे, दोनों एक साथ पराजित हुए, तो भोसले से संधि किया गया देवगांव की संधि, सिंधिया से किया गया सुरजी अर्जुमन गांव की संधि, और होलकर से किया गया राजपुर घाट की संधि। ये जब संधि हुई तीनों से, ये संधि की वजह से क्या हो गया भैया? पूरा का पूरा मराठा संघ हार गया। जब पूरा मराठा संघ हार गया तो भैया अब इस हार का बदला चुकाना पड़ेगा। लेकिन अब ताकत ही नहीं बची है, क्योंकि पूरा का पूरा मराठा संघ, पेशवा तो पहले हार चुका है आपस में ही लड़ करके। अब मराठा संघ जो उसके सबसे महत्वपूर्ण पिलर माने जाते थे, वही जब हार गए तो युद्ध आगे करेगा कौन? तो मराठा लगभग क्या हो गए? अपंग हो गए। यानी मैंने आपको एक शब्द लिखा था शुरुआत में ही, आपने देखा होगा कि बेलजली ने 3 काम बेहतर किया था। ध्यान रखना, शुरुआत में ही मैं यहां पर आपको बता देता हूं। कहां है भैया? एक सेकंड, यहां मैंने आपको बताया इसकी पॉलिसी क्या थी। सहायक संधि बताया, मैसूर को राज्य में अपने मिलाया, मराठों को अपंग बना दिया। अब मराठों को युद्ध करने लायक छोड़ा ही नहीं, कहा कि तुम अब किसी काबिल रह नहीं गए, क्योंकि पूरी की पूरी पेशवा शक्ति ही हार गई, अब युद्ध करेगा कौन? प्रश्न आया कि भैया तीसरा युद्ध कैसे हो गया? फिर जब मराठा शक्ति ऑलरेडी खत्म हो चुकी है तो युद्ध होगा कैसे? प्रश्न यही उठा। तो तीसरा युद्ध बड़ा महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, थर्ड एंग्लो वार, ठीक ना। थर्ड एंग्लो मराठा वार, ये बहुत महत्वपूर्ण है। आखिर ये हुआ क्यों भाई? जब
पूर्ण रूप से तुम सेकंड में ही समाप्त हो चुके हो, ताकत है नहीं तुमको युद्ध लड़ने की, तो तुम भैया लड़ोगे कैसे? तो तीसरा कैसे युद्ध हो गया? तो ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। थर्ड की बात करते हैं तो इसकी पृष्ठभूमि बड़ा महत्वपूर्ण है, पृष्ठभूमि और इसका उद्देश्य, इसका टारगेट क्या है ये, और इसका परिणाम क्या है ये देखना है। ठीक, रिजल्ट क्या आया, ये तीन चीजें। सॉरी, पृष्ठभूमि पड़ी कहां से? तो उस समय क्या होता है, थर्ड जो होता है ये होता है 1817 से लेकर के 1880 तक। ठीक है, याद रखिएगा ये चलता है। अब हुआ क्या कि कैसे ये युद्ध हुआ, प्रश्न उठा। तो जो मराठा थे, मराठों के लिए एक सेना का काम करते थे पिंडारी। आपने एक मूवी देखा था, वीर मूवी आई थी, वीर, सलमान खान की, अगर आप लोगों ने नहीं देखा होगा सॉरी, जा करके आप देख सकते हो, वीर एक मूवी आई थी। उस वीर में पहली बार पिंडारियों का जिक्र किया गया है, पिंडारी। अब पिंडारी थे कौन, ये प्रश्न उठता है कि पिंडारी थे कौन? तो पिंडारी याद रखिएगा एक लुटेरे थे। पिंडारी कौन थे भैया? एक लुटेरे थे। ये लूटना इनका काम था, और मराठों का काम भी क्या था? लूटना। मराठा लूटते थे एक उद्देश्य के लिए। मराठों का एक उद्देश्य था, वो अपने आसपास के इलाकों से जाएंगे और सरदेश मुखी वसूली करेंगे, और एक शिवाजी का जो सपना था जिसे बोलते हैं स्वराज, हिंदवी स्वराज जिसे बोला जाता है, उसको बनाने के लिए। तो याद रखिएगा मराठे उनसे सरदेश मुखी लेते थे कि भैया मैं तुम्हारी सुरक्षा करूंगा और तुम सुरक्षा के बदले हमको कुछ पैसा देना, पैसा जो कुछ हिस्सा माना जाता है। तो अब देखो इसकी वजह से क्या हुआ, लेकिन अब पिंडारी किस लिए थे? पिंडारियों का काम भी था लूटना। इनका कोई उद्देश्य नहीं था, इनका मतलब उद्देश्य यही था कि भैया हम लूटेंगे, किसी तरीके से भोजन वोजन हमको मिलता रहे। इनका एक ही काम था लूटना, लुटेरे थे पूर्ण रूप से। मराठों का तो कुछ उद्देश्य था, इनका कोई उद्देश्य नहीं था। इनका यही था कि भोजन मिलता रहे, लूट करके खाएंगे। एक बार आते लूट करके लेके जाते, 2-4 महीना खाते, फिर लूट करके लेके चले जाते, फिर खाते, यही इनका था। अब उसमें क्या होता था कि पिंडारी जब लूटने के लिए आते थे, अगर मराठा क्षेत्र में घुस गए या किसी और क्षेत्र में जहां भी जाएंगे, तो इसमें पिंडारियों की भी हत्या हो जाती थी। तो मराठा और पिंडारी दोनों लोगों ने एक समझौता कर लिया। क्या समझौता किया कि भैया तुम भी युद्ध लड़ते हो, युद्ध हम भी लड़ते हैं। ऐसा क्यों नहीं करते कि पिंडारी तुम मेरे साथ रहो, ठीक ना, तुम मेरे साथ रहो, मैं जो लूटूंगा, जो हमारा लूट का माल आएगा उसमें बंटवारा कर लेंगे, हमारी ताकत भी मजबूत हो जाएगी और तुम्हारी सुरक्षा भी हो जाएगी। तो पिंडारियों ने कहा भैया बहुत अच्छी बात है, क्यों ना हम ऐसा करें। तो धीरे धीरे ये क्या हुआ, मराठा और पिंडारियों के बीच में एक समझौता हो गया। लेकिन सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा तो हार गए। जब सेकंड आंग्ल मराठा युद्ध में मराठा हार गए, तो ये बेचारे हो गए बेरोजगार, पिंडारी बेरोजगार हो गए। अब जब बेरोजगार हो गए तो खाने की इनकी लाली पड़ गई, भैया अब खाने को कुछ मिल नहीं रहा, तो एकमात्र उद्देश्य भैया लूटो। ये लोग आए मराठा संघ के पास, भैया साहब कुछ काम वाम दोगे, पैसा वैसा दोगे, हमको खाने को कुछ है नहीं। तो मराठा संघ ने कहा भैया हम तो पहले से ही निराश है, तुमको क्या करें। तो प्रश्न उठा कि भैया अब पिंडारी जीवित कैसे रहेंगे। अब भाई जब भी आप भूख प्यास से तड़प रहे होंगे तो तुमको जो भी सामने दिखेगा वो आपको करना पड़ेगा। तो इनका पुराना पेशा फिर ये लोग शुरू किए। पुराना पेशा क्या भैया, पेशा इनका वही फिर से लूट मार शुरू हुआ। जब लूट मार करना शुरू किए तो इनके आसपास इलाका कौन, आसपास का इलाका एक ही है, वो है कौन, ब्रिटिश साम्राज्य। ब्रिटिश ही इनके आसपास में है। तो ब्रिटिशों के जो माल हुआ करते थे, जो भी आते थे, माल यहां से जाना और आना जो भी लगा होता था, वे सारे माल ये लोग लूट लेते थे। अब ब्रिटिश बड़े परेशान, अब कंपनी वाले डर के मारे अपना माल ही नहीं उतारते थे, पता लगा कहां से पिंडारी कब आ जाए कुछ पता ही नहीं है। अब ब्रिटिश के पास एक चैलेंजिंग ये रहा कि पिंडारियों का दमन कैसे किया जाए, पिंडारियों को मारा कैसे जाए। तो याद रखिएगा इस पिंडारी, उस समय 1817-18 की मैं घटना बता रहा हूं, तो उस समय एक गवर्नर जनरल आया बन करके, याद रखिएगा गवर्नर जनरल उस समय एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था लॉर्ड हेस्टिंग्स। क्या नाम था भैया, लॉर्ड हेस्टिंग्स। ये बहुत महत्वपूर्ण आदमी है। इसका कार्यकाल की बात करते हैं तो 1813 से लेकर के 1823 तक इसका कार्यकाल है। लॉर्ड हेस्टिंग्स आया, इसने रणनीति बनाया कि भैया बहुत हो चुका, पिंडारियों ने बहुत परेशान कर लिया, ऐसा करता हूं इनको मारा जाए। अब पूरी शक्ति लगा दिया गया, लॉर्ड हेस्टिंग्स के द्वारा पूरी सेना तैयार करके लगा दी गई, किसके पीछे, पिंडारियों के पीछे। अब पिंडारी जब पूरी तरीके से घिर गए, मारे जाने लगे, तो मराठा वाले जितने थे, मराठा संघ वाले, इनको लगा भैया हमारी सेना मारी जा रही है, संप्रभुता दांव पे लग जाती है। इस संप्रभुता को बचाने के लिए निकल के आते हैं कौन, पूरा का पूरा मराठा संघ।
अब मराठा संघ जब आएगा तो युद्ध बहुत भयानक होता है, लेकिन युद्ध का परिणाम फिक्स है। युद्ध के परिणाम में क्या होगा भैया? युद्ध के परिणाम में मराठा शक्ति पूरी तरीके से हार जाती है। ध्यान रखना, मराठा शक्ति पूरी तरीके से हार जाएगी और समझौता क्या होगा भैया? पेशवा का पद ही समाप्त कर दो। निर्णय लिया गया क्या? पेशवा का पद ही समाप्त कर दिया जाए। तो ये याद रखिएगा, किसने डिसाइड किया भैया? काम खत्म करो। ध्यान रखना, ये बड़ा महत्वपूर्ण पॉइंट हो जाता है कि भैया पिंडारियों को बचाने के लिए मराठा शक्ति ने जानबूझकर किया है। वास्तविकता है भाई, हम उसके लिए जाने जाते हैं जिसके लिए हमारा मकसद है भाई। हमारी सुरक्षा करना हमारा एक मकसद है, हम मकसद हमारा हमेशा अव्वल होना चाहिए। तो याद रखिएगा, इसी वजह से थर्ड आंग्ल मराठा वार हुआ और थर्ड आंग्ल मराठा वार की वजह से पेशवा जो है, पेशवा पद ही समाप्त कर दिया गया। याद रखिएगा, पेशवा पद समाप्त हो गया। यही रही थर्ड आंग्ल मराठा युद्ध की कहानी। ठीक है, तो हम लोग आज पूरे मराठा संघ को हम लोगों ने पढ़ा, मराठा युद्ध को पढ़ा। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ में आई होंगी।